सुप्रभात स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम चैप्टर 6 में मैं एक बार फिर से तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास में वेलकम करती हूँ। और कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन, विद्युत अपचयन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कल की वीडियो में। तो आज जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी बताया कि हम दो धातु कर्म आज पढ़ने वाले हैं। एक धातु कर्म लोहे का तुम्हारे कोर्स में है और एक धातु कर्म कॉपर का तुम्हारे कोर्स में है। ठीक है, ये दोनों ही चित्र बनाते हुए मैंने अभी वीडियो बनाई थी बेटा, बट वो वीडियो डिलीट हो गई, तो इसलिए अब ये चित्र बोर्ड पर बने हुए हैं। तो मैं इन बने बनाए चित्रों की सहायता से ही तुम्हें अब समझाऊंगी इन दोनों धातु कर्म को। देखो, पहले कॉपर का समझ लेते हैं क्योंकि कॉपर का थोड़ा छोटा है प्रोसेस, उसके बाद फिर आयरन का समझेंगे, आयरन का थोड़ा बड़ा आता है। कॉपर के धातु कर्म में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको बेसेमरीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। बेसेमरीकरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बेसेमरीकरण, इंग्लिश में बेसेमराइजेशन बोलते हैं। और जिस उपकरण के अंदर ये प्रक्रिया कराई जाती है उस उपकरण को हम बेसेमर परिवर्तक बोलते हैं या बेसेमर कन्वर्टर बोलते हैं उस उपकरण को। ये बात समझ में आई? देखो, कॉपर के धातु कर्म के लिए मुख्य रूप से ज़्यादा कॉपर बनाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में कॉपर को बनाने के लिए बेसेमरीकरण की प्रक्रिया कराई जाती है। और जिस उपकरण के अंदर ये प्रक्रिया कराई जाती है उस उपकरण को हम बोलते हैं बेसेमर परिवर्तक। ये बात सबको समझ में आई? बेसेमर परिवर्तक का चित्र मैंने बनाया है, पिछली वीडियो में मैंने ये हाथ से बनाया था, वीडियो चलते चलते बनाया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई है तो अब तुम्हें बनाया नहीं देखना पड़ेगा। देखो, बना हुआ आसान ही है, मुझसे अच्छा चित्र तुम बना पाओगे। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ ऊपर से अयस्क डाला है इस उपकरण के अंदर, और अयस्क भी जो डाला है वो कॉपर पायराइट है, उसका नाम कॉपर पायराइट है, CuFeS2 इसका सूत्र है, और कॉपर पायराइट इसका नाम है। कॉपर पायराइट के डालने के साथ साथ हमने इसमें गर्म हवा भी प्रवाहित की, एक तरफ से गर्म हवा प्रवाहित की जा रही है। तो जो गर्म हवा है वो कॉपर पायराइट से अभिक्रिया करेगी, कॉपर पायराइट से अभिक्रिया करके, कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करके कॉपर का सल्फाइड और आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कॉपर का सल्फाइड, आयरन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। कॉपर का सल्फाइड क्यों बना, आयरन का ऑक्साइड क्यों बना? इसके पीछे कारण है कि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील धातु है, इसलिए सल्फाइड के साथ ही रह जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया एकदम से नहीं कर पाता। आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, पहले आयरन भी आयरन सल्फाइड ही बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब ये जो कॉपर सल्फाइड बचा हुआ है, ये कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लगातार प्रवाहित कर रहे हैं, गर्म हवा हम लगातार प्रवाहित कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो कॉपर, जैसे कि मैं तुम्हें बार बार बताते हुए चल रही हूँ कि कॉपर अधिक क्रियाशील धातु नहीं है, बल्कि नोबेल जो धातु है, अपनी आदर्श धातु है, उनमें से एक कॉपर भी माना जाता है। तो ये कॉपर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। ये क्या करता है कि जो बचा हुआ सल्फाइड रह जाता है, जो ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं हो पाया, और जो ऑक्साइड बना हुआ है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। हमने ये अभिक्रिया अपचयन वाले भाग में भी पढ़ी थी, जिसको स्वतः अपचयन कहा जाता है, वहाँ भी पढ़ी थी अभिक्रिया। दोनों आपस में अभिक्रिया करके कॉपर बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। जो कॉपर यहाँ पर बन रहा है इस स्थिति में, उसको बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। फफोलेदार कॉपर कैसा होता है? जैसा तुम अगर टीवी में तुमने ऐड देखा हो, चॉकलेट का ऐड, कि जब चॉकलेट को बनाते हुए दिखाते हैं तो उसमें थोड़े से बुलबुले उठ रहे होते हैं, तो वो जो बुलबुले उठ रहे हैं उसी तरह से अपनी कॉपर धातु भी निकलती है जब इस कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है, और उसमें फफोले उठ रहे होते हैं, क्योंकि बीच बीच में हवा आ जाती है, गर्म हवा हमने प्रवाहित की हुई है इस उपकरण के अंदर, तो फफोलेदार कॉपर मिलता है हमें यहाँ से। ठीक है, दूसरा जो आयरन ऑक्साइड बना था, ये आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन का अपचयन हमें नहीं करना है, आयरन को हमें इस धातु कर्म से प्राप्त नहीं करना, बेसेमरीकरण से प्राप्त नहीं करना है, तो आयरन का ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके, अब सिलिका कहाँ से आएगी? देखो, ये सिलिका की लाइनिंग बनाई है, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाली परत है इसकी, ये सिलिका की परत है,
सिलिका की परत। और ये सिलिका की परत इसीलिए लगाई गई है कि जिससे जो आयरन ऑक्साइड बनेगा क्षारीय शुद्धि कॉपर के अंदर उपस्थित, वो सिलिका से अभिक्रिया करके, क्योंकि सिलिका अम्लीय ऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया करके धातुमल बनाकर बाहर निकल जाएगा, धातुमल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आई? तो ये बेसेमरीकरण की प्रक्रिया थी, और बेसेमरीकरण की प्रक्रिया में हम कौन कौन से अभिक्रियाओं के द्वारा उसको बताते हैं, वो मैंने अभिक्रियाएं साथ में लिख दी। अब एक चीज़ तुम्हें और पढ़नी है बेटा। दूसरी चीज़, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्न स्तर के कॉपर के अयस्क निम्न स्तर के कॉपर के अयस्क से कॉपर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि निम्न स्तर का कॉपर का अयस्क होता क्या है। निम्न स्तर के अयस्क से मतलब है जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत कम होती है, जिसमें कॉपर के अयस्क की मात्रा कम होती है और अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कोई अपचायक मिला देते हैं, जैसे लोहा अपचायक के रूप में मिला दिया जाता है, या फिर हाइड्रोजन गैस अपचायक के रूप में मिला दी जाती है। तो लोहा और हाइड्रोजन गैस कॉपर के अयस्क के साथ अभिक्रिया करती है, दोनों अभिक्रियाएं मैंने यहाँ लिखी हुई है, कॉपर के अयस्क के साथ अभिक्रिया करती है, क्योंकि कॉपर वहाँ पर +2 के रूप में उपस्थित होगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के रूप में कॉपर कम मात्रा में पाया जाता है, तो कॉपर +2 के साथ अगर आयरन की अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर बन जाएगा और आयरन सल्फेट के रूप में निकल जाएगा। इसी तरह जो भी कॉपर का हमने लिया हुआ है ऑक्साइड है कॉपर का, CuO है, हाइड्रोजन के साथ उसकी अभिक्रिया अगर कराएंगे तो कॉपर मिल जाएगा हमें, और हाइड्रोजन आयन के रूप में ऑक्सीकृत अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी या जल निष्कर्षण या जल धातुकरण, कॉपर का जल धातुकरण। ये कब कराना पड़ता है कि अगर कॉपर का कोई ऐसा अयस्क उपस्थित है जिसमें कॉपर कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में है और कॉपर कम मात्रा में, उस स्थिति में हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं बेटा एक दूसरे धातुकरण की तरफ, जिसका मैंने चित्र बोर्ड पर बनाया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, लेकिन वो वीडियो सेव नहीं हो पाई, तो इसलिए मुझे ये दोबारा से इसी की सहायता से तुम्हें समझाना पड़ेगा। एक बार इस भट्टी को देखो बेटा, वात्य भट्टी मैंने बनाई है बोर्ड पर। वात्य भट्टी के द्वारा कार्बन का हीमेटाइट अयस्क से, जो कार्बन का अयस्क हम लेते हैं उसका नाम है हीमेटाइट, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसका अणुसूत्र Fe3O4, इसका अणुसूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्षेत्र लिखे हुए हैं जिनकी तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित कराती हूँ। दहन क्षेत्र लिखा हुआ है, मैं यहाँ सबसे नीचे, क्योंकि दहन क्षेत्र तो मैं सबसे नीचे ही लिखूंगी, दहन क्षेत्र, ठीक है। दहन क्षेत्र के ऊपर गलित क्षेत्र आया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गलित क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर अपना केंद्रीय क्षेत्र आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ केंद्रीय क्षेत्र, और सबसे ऊपर अपना आया हुआ है अपचयन क्षेत्र, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपचयन क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो हमने वात्य भट्टी के ऊपर से क्या डाला है, धान बोलते हैं इसको हिंदी में, चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। लिया क्या क्या जाता है इसमें, धान में या चार्ज में क्या क्या लिया जाता है, वर्जित अयस्क, ठीक है, और कोक, साथ में कोयला डालेंगे, और उसमें लाइमस्टोन,
चूने का पत्थर, ये मिला दिया है। मिलाने के बाद हम ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से गर्म हवा प्रवाहित की जा रही है, दोनों तरफ से गर्म हवा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो कोक है जो इसके साथ आया है, सबसे पहले ये अभिक्रिया करना शुरू करता है गर्म हवा के साथ दहन क्षेत्र में। क्या अभिक्रिया होती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके CO2 बनाती है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमेटाइट के साथ Fe3O4 इसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करके ये बनाएगी Fe2O3, इसको आप चेंज कर देंगे एक अवस्था में, प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। जो हीमेटाइट अब Fe2O3 में बदल चुका है, ये Fe2O3 भी CO से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके FeO बनाता है और CO2 बनाता है। FeO भी अभिक्रिया करता है CO से और अभिक्रिया करके Fe बना देता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये बात समझ में आई। पहली अभिक्रिया अपनी शुरू होगी दहन क्षेत्र में, जिसका तापमान मैं लिख देती हूँ कितना होता है, इसका तापमान 1773 से 2173 केल्विन तापमान तक दहन क्षेत्र होता है, मतलब नीचे वाला, ये नीचे वाला भाग दहन क्षेत्र में आता है। और अपचयन क्षेत्र 673 से 673 से कितना 973 केल्विन दहन क्षेत्र, मतलब जो सबसे गर्म भाग है उसकी अभिक्रिया सबसे ठंडे भाग की अभिक्रिया में पहुंच जाती है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी क्योंकि गैस है, ऊपर की तरफ चली जाएगी और अब इतने कम तापमान वाले क्षेत्र में हीमेटाइट से अभिक्रिया करके आयरन बनाएंगे। ये जो आयरन अपना बनता है इसको बोलते हैं कच्चा लोहा, और ये पिंगली अवस्था में, पिंगली हुई अवस्था में होता है या गलित अवस्था में। पिंगली से भी अधिक अच्छा शब्द है गलित अवस्था। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अच्छा, अब आते हैं अपने केंद्रीय क्षेत्र की तरफ। केंद्रीय क्षेत्र का तापमान होता है लगभग 1173 से 1473 तक का तापमान केंद्रीय क्षेत्र का होता है, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र में अपना कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर, तुम्हें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट 1000 से ऊपर गर्म करने पर विभाजित हो जाता है, विघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर लेता है SiO2 के साथ और अभिक्रिया करके CaSiO3 बनाकर चला जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब गलित क्षेत्र में आओ। अब गलित क्षेत्र की जो अभिक्रियाएं हैं, गलित क्षेत्र में क्या होगा, जो आयरन ऑक्साइड अपना बचा हुआ है, गलित क्षेत्र में जो आयरन ऑक्साइड अपना बचा हुआ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है गलित क्षेत्र, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और FeO ये भी कार्बन से अभिक्रिया करके Fe बना देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, गलित अवस्था, लोहा जो हमें प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई बेटा। अब एक बार मैं सामान्य रूप से बिना समीकरणों के बता देती हूँ। देखो, हमने ऊपर की तरफ से धान इसके अंदर डाला, धान में 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, एक अपना वर्जित अयस्क होता है, एक कोक होता है और एक लाइमस्टोन होता है। नीचे से हमने दोनों तरफ से, वातावरण के दोनों तरफ से गर्म हवा प्रवाहित की है। गर्म हवा, जितने तापमान की गर्म हवा प्रवाहित की है उसका तापमान है 2173 तापमान। अब ये 2173 तापमान से 1773 केल्विन के तापमान पर
तापमान पर जो अपनी अभिक्रिया होती है, कार्बन जो हमने कोक के रूप में डाला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ये दो अभिक्रियाएं होती हैं इतने अधिक तापमान पर। जो कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बनी है, अब जो भर्जित गैस है उससे अभिक्रिया करती है। ये भर्जित गैस हेमेटाइट से अभिक्रिया करके ये क्या बनाती है, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बना देती है। फिर इसको भी अपचयित कर देती है FeO में और फिर FeO को भी अपचयित कर देती है आयरन में। मतलब ये कच्चा लोहा हमें इस क्षेत्र में इतने तापमान पर प्राप्त हो जाता है। जो केंद्रीय क्षेत्र है वहाँ पर साथ साथ अभिक्रिया चल रही है। 1100 से 1400 केल्विन तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट विभाजित हो जाता है, विघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना देती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी बनी है, किसी भी क्षेत्र में बनी है, वो कार्बन से गलित क्षेत्र में अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। तो हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर कि जो भी अपचयन होना है आयरन का, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था का जो भी अपचयन होना है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपचयन होना है। अब ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वात्या भट्टे में ये तीनों ही उपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड अपचायक के रूप में काम में आती है और कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं काम में आते। जबकि अपचायक के रूप में हमने कार्बन लिया है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में काम में आती है। कारण क्या है, जितने तापमान पर अपचयन हो रहा है, कितना तापमान है 673 से 973 केल्विन, उतने तापमान पर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही अपचयित कर पाती है आयरन के ऑक्साइड। कार्बन अपचयित नहीं कर पाता, कार्बन को पहले ही अभिक्रिया कर लेता है। अधिक तापमान पर दहन क्षेत्र में पहले ही अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जितने तापमान पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, उतने तापमान पर हमारे पास केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है, कार्बन होता ही नहीं उतने तापमान, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका होता है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक अपचायक के रूप में वात्या भट्टे में उपयोग में लाया जाता है। अब लोहे के 3 प्रकार हैं, 3 यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ। एक को हम बोलते हैं कच्चा लोहा, दूसरे को हम बोलते हैं ढलवा लोहा, और पिटवा लोहा। देखो तीनों में अंतर क्या है, अशुद्धियों का अंतर। अगर अशुद्धि अधिक मात्रा में है, इसको अशुद्ध लोहा भी बोला जाता है। अशुद्ध लोहा ये वही लोहा है जो हमें वात्या भट्टे से प्राप्त होता है। जो वात्या भट्टे से प्राप्त हो रहा है लोहा गलित अवस्था में, ये वही अशुद्ध लोहा। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ढलवा लोहा कार्बन की प्रतिशत मात्रा 3% तक होती है। पिटवा लोहा कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1.5% तक होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो जो कच्चा लोहा है उसको ऑक्सीकृत करके जो उसके अंदर कार्बन बचा हुआ है, वो थोड़ा बहुत कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, उसको ढलवा लोहा में परिवर्तित किया जाता है। अभी भी जो कार्बन बचा हुआ है, फिर से कोशिश करते हैं कि वो ऑक्सीकृत होकर और उस कार्बन को भी मुक्ति मिल जाए, वो कार्बन भी बदल जाए अपने ऑक्साइड में और पिटवा लोहा बन जाता है। जो सबसे शुद्ध अवस्था लोहे की मानी जाती है, ये सबसे शुद्ध अवस्था यही मानी जाती है। इससे ज़्यादा शुद्ध 100% शुद्ध अवस्था का लोहा नहीं होता है और सबसे अशुद्ध अवस्था ये मानी जाती है। ये अपनी बीच की अवस्था आती है, जिसको ढलवा लोहा कहते हैं। तो इस तरह अपने दोनों धातु कर्म पूरे हो गए, लोहे का भी धातु कर्म पूरा हुआ और लोहे के साथ साथ इसका भी धातु कर्म अपना पूरा हो गया, कॉपर का भी धातु कर्म पूरा हो गया। तो चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक अलिंगम का रेखा चित्र है जो मुझे कल तुम्हें समझाना है, और इन धातुओं के कुछ मुख्य उपयोग हैं। उपधातु बनाकर कुछ उपयोग किए जाते हैं या कहीं पर अधिक मात्रा में उपयोग हो रहे हैं जिन पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो थोड़ा सा भाग मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।